जी बेटे, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस और परफेक्ट गैस इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होती है। मैंने शायद पहले बताया भी। आइडियल गैस क्या होती है बच्चों? आइडियल गैस होती है जिसके पार्टिकल्स में इंटरेक्शन ना हो, यानी मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन फोर्स ना हो, ठीक है, और उनका जो पार्टिकल साइज है, मॉलिक्यूल का जो साइज है, दैट शुड बी वेरी लेस एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी के कंपैरिजन में डिस्टेंस, जो पार्टिकल साइज है, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है जब वो टकराती हैं। यही सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स भी यही हैं कि वो जो गैस होगी वो आइडियल गैस होगी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करेगी। तो इन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपस में मेल खाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की और आइडियल गैस इक्वेशन की। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? वैसे तो हम ऑलरेडी जानते हैं PV = nRT, बट फिर भी जब हम दो तीन लॉज की बात करते हैं, जब हमने बॉयल्स लॉ की बात करी तब हमने पढ़ा कि P is inversely proportional to V, P is inversely proportional to, या फिर आप ये कह सकते हैं V is inversely proportional to P। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि V is directly proportional to T। तो क्या हम ये कह सकते हैं इन दोनों फैक्टर्स को साथ में मिला के कि V is directly proportional to T divided by P? कह सकते हैं क्या? yes, तो क्या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि P को V से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T? कह सकते हैं? yes, तो फिर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो क्या लगेगा? एक कांस्टेंट। क्या लगेगा? एक कांस्टेंट इनटू, एनी डाउट? फॉर 1 mole of a gas, this constant is gas constant. For 1 mole of a gas, for 1 mole of a gas, this constant is same for all gases. अगर किसी गैस का 1 मोल हो तो गैस चाहे कोई भी हो, ये कांस्टेंट फिक्स है और इसी को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। For 1 mole of a gas, this constant is same for all gases, same for all gases and is gas constant R। इसकी वैल्यू क्या बेटे? गैस कांस्टेंट। तो 1 मोल के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? PV = and for n moles of a gas, गैस के अगर n मोल्स होंगे तो PV = nRT। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। श्योर? यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। इज इट ओके टू यू ऑल? यस सर। ठीक है बेटे, आइडियल गैस इक्वेशन में अभी हमने गैस कांस्टेंट की बात करी। किसकी बात करी? गैस कांस्टेंट। ये जो गैस कांस्टेंट R है वो 1 मोल के लिए है। वो किसके लिए है? 1 मोल। और 1 मोल की जगह अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करें, 1 मोल की जगह अगर हम किसकी बात करें? 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो वो क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो उसे क्या कहेंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहीं से एक और कांस्टेंट की भी बात कर लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों छोटा k और b जो है वो इसका सबस्क्रिप्ट लगाया होता है, इसके चरणों में होता है, ठीक है, kb। तो kb एक्चुअल में क्या है? इट इज गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। किसी गैस के एक मॉलिक्यूल के लिए जो गैस कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज गैस कांस्टेंट, दिस इज गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए। कोई दिक्कत? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लिख सकते हो कि गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते। एवोगैड्रो नंबर से क्यों किया? क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल हो तो गैस कांस्टेंट है R, और एक हो तो R/n। इसी को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, Kb। कोई दिक्कत? तो यहां से जब हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं 8.3, ये जो इक्वेशन ये R कहां से आता है बेटे? ये इस इक्वेशन से आ जाएगा। 1 मोल अगर गैस का लें और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, किसकी बात करें? STP, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या वैल्यूज होती हैं PVT की? स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कूलम, 1 atm। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है बच्चों? 1 atm।
कोई दिक्कत? और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो आप। क्लियर हुआ? 273.15 होता है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है बच्चों गैस का? 22.4 लीटर। जब आप इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर रखते हैं तो गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी के ऊपर पी, टी और वी की वैल्यूज होती है। ये में ध्यान रखना है। जब ये तीनों वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाती है बच्चों 8.31। आर की वैल्यू क्या आ जाती है? 8.31। और 8.31 को जब आप एवोगैड्रो नंबर से 6.023 into 10 raised to power 23 इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? बोल्ट्जमैन। ये 10 to power 23 ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 10 to power -23। और इसको 8 पॉइंट समथिंग को 6 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.38। क्या आ जाएगा बच्चों? 1.38। ये क्या आ गया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट बताओ शाबाश। फार्मूला आपके सामने है, जूल पर मोल पर केल्विन नहीं। एक मॉलिक्यूल की बात करी ना हमने, तो इसलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट होगा जूल पर केल्विन ओनली। जूल पर केल्विन ओनली। अंडरस्टूड आर नॉट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ पर तो हम एक मॉलिक्यूल के लिए गैस कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई जूल पर केल्विन। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है बच्चों, ये था गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल। गैस कांस्टेंट फॉर वन मॉलिक्यूल। अब हमने आइडियल गैस इक्वेशन की बात करी। किसकी बात करी? आइडियल गैस इक्वेशन की। अब यहीं से हम एक आधे ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। यहां से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक ग्राफ की। इस इक्वेशन को अगर हम लेकर चले तो R बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? PV डिवाइडेड बाय NT। PV डिवाइडेड बाय NT। तो यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें प्रेशर के साथ, इसका ग्राफ किसके साथ बनाना चाहें? किसका ग्राफ? PV बाय NT का। तो R कांस्टेंट होना चाहिए ना? R कांस्टेंट होना चाहिए ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि इधर ले लेते हैं हम R की बजाय हम लिखेंगे PV डिवाइडेड बाय NT। और इधर हम ले लेते हैं P प्रेशर। तो ये ग्राफ एक्चुअल में होना तो ऐसा चाहिए कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। Its value should not change for an ideal gas. Its value should not change for an ideal gas. But as we know, gases are not perfectly ideal. तो ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा, ग्राफ थोड़ा अलग होगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा बच्चों, like this, like this, like this। अब ये तीन ग्राफ क्यों बनाए ये बता देता हूँ। ये टेम्परेचर है आपके पास T1, ये टेम्परेचर है T2, ये टेम्परेचर है T3। T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है और T2 टेम्परेचर T3 से ज्यादा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो इसका ग्राफ प्रेशर के साथ जब आप बनाएंगे तो ये आइडियल बिहेवियर जो है उसके नजदीक जा रहा है ग्राफ। देखो पहले ये ज्यादा बैंड है, फिर थोड़ा कम बैंड है, थोड़ा और कम बैंड है, और ये इससे पास में भी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो बिहेवियर है वो आइडियल की तरफ बढ़ रहा है। हाँ या ना? ठीक है। और कब? जब प्रेशर कम हो। जब प्रेशर कम हो तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कुछ गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो हम कहेंगे एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है बच्चों? ये तीनों ग्राफ किसी भी रियल गैस, अब रियल गैस क्या है? जो आइडियल नहीं है, जो रियल में एक्चुअल में जो हमारे पास गैसेज हैं उन्हें हम रियल गैस बोलते हैं। वो आइडियल कब होती हैं? वो एग्जैक्टली आइडियल नहीं होती, वो आइडियल की तरह बिहेव करती हैं अगर हमारे पास प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। प्रेशर कम हो और टेम्परेचर, बोलो बच्चे कोई दिक्कत है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है। तो ये हमारे पास है जी ग्राफ फॉर एन आइडियल गैस। ग्राफ फॉर एन आइडियल गैस। एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलो आज हम इतनी बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ और टॉपिक्स।